और सुबह की तरह एक बार फिर से एक शॉर्ट की कॉल है इस समय आपके लिए, और वो है क्यूमिंस पे। नहीं, ये प्रभात डेयरी क्या लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ है, उस ग्राफिक्स को आप सुधार सकते हैं। हम क्यूमिंस की बात कर रहे हैं, वो चार्ट जरा स्क्रीन पर ले आइए डायरेक्टर साहब। 723 के लेवल पर जब हमने बात करनी शुरू की थी, 721 का लेवल इस समय नजर आ रहा है। इस स्टॉक को आगे बात करें उसके पहले मैं एक छोटी सी बात याद दिलाता हूं दर्शकों को। 8 फरवरी को मैंने पहली बार यहां पर शॉर्ट का कॉल दिया था, और 10 दिनों के अंदर ये स्टॉक जो करीब 760 770 वाला था वो 660 पर आ गया था। तो 100 रुपए की गिरावट उस समय आई थी। उसके बाद नो डाउट एक पुल बैक आया बाजार के साथ साथ, लेकिन खास बात ध्यान रखिए, जो पिछली बार हमारे शॉर्ट के लेवल थे ये स्टॉक उसके ऊपर निकल नहीं पाया है, वहीं पे जाके फिर से अटका है और फिर से कमजोर हो रहा है। जो आपको ये बात बताता है, इतने स्ट्रॉन्ग पुल बैक में जब बाजार में ढेरों स्टॉक्स ने रिटर्न दिए, कमजोर शेयर्स अपने पुराने रेजिस्टेंस को पार नहीं करते। कमजोर शेयर्स में आपको पुल बैक कमजोर ही देखने को मिलता है, रिलेटिवली हल्का देखने को मिलता है, और उनका अंडर परफॉर्मेंस खत्म नहीं होता। वो बात साफ तौर पे नजर आई, इसलिए एक अंडर परफॉर्मर है और यहां पर बेचने के शानदार मौके नजर आते हैं। करीब 10 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज ये फिर से जो टूट रहा है, इस पर एक टेक्निकल व्यू हम आगे लेंगे, लेकिन मेरी इसके पीछे जो राय है वो मैं आपको बता देता हूं। क्यों कमजोरी है यहां पे और क्यों आपको ये स्टॉक बेचना चाहिए। अभी 28 के पी पर चल रहा है ये शेयर। इस समय के जो इसका परफॉर्मेंस है और जो आगे का गाइडेंस फिलहाल मुझे नजर आता है, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये स्टॉक किसी भी हालत में 28 का पीई किसी भी तरह से डिजर्व करता है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, पिछले 5 सालों से मैंने इसके फाइनेंशियल्स खंगाले, 5000 करोड़ की इसकी टॉप लाइन है। 5 सालों में 2015 से लेकर आज तक इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है, इसके टॉप लाइन में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। ऐसे स्टॉक को इस तरह का मल्टीपल मिलना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके मार्जिन में देखिए पिछले क्वार्टर में ही करीब 200 बेसिस पॉइंट का कंप्रेशन दिखाई दिया था, और अदर इनकम की वजह से ही इसका मुनाफा दरअसल आया था। अब यहां पर अगर आप देखें तो कॉस्ट प्रेशर बढ़ रहे हैं, कमोडिटीज के भाव बढ़ते हुए नजर आए हैं। घरेलू बाजार में चूंकि मेटल पे कस्टम ड्यूटी लगी है, तो भले ही आप ये कह रहे हो कि मेटल कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन ग्राहक के लिए, जो कंपनीज मेटल का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाती है, उनके लिए तो कॉस्ट बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में कमिंस जैसे स्टॉक के लिए यहां पर साफ तौर पे दिक्कतें नजर आ रही हैं। और कैपिटल गुड्स की तमाम कंपनी से जो हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि उन्हें अभी भी प्राइवेट सेक्टर की ओर से कोई इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, और इसलिए वो यहां पर काफी कमजोर डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं। काफी कमजोर आउटलुक इन तमाम कंपनी ने दिया है, कम से कम अगले 2 या 3 क्वार्टर्स के लिए। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है एक अंडर परफॉर्मिंग कमजोर स्टॉक जहां पर आपको इस समय शॉर्ट करने का मौका मिल रहा है, और आज साफ तौर पे जो पोजीशंस बन रही हैं वो आपको इस तरफ इशारा कर रही हैं कि फिर से नई मंदी की पोजीशन यहां पर काफी तगड़ी बनी है। एक चीज राजेश मैं देख रहा था अभी आपकी राय लू इसके पहले मैं बता दूं, हर घंटे आज स्टॉक ने एक नया लो बनाया है। क्या देख रहे हैं आप? वेरी ट्रू। और इनफैक्ट प्रदीप जी, इसमें वीकनेस है, और पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में इसने ट्राई किया, इसने 755 756 ये इसका लेवल तोड़ने के लिए बहुत कोशिश हुई, लेकिन वो अल्टीमेटली फेल हुई है। 755 के आसपास जो है लेवल मैं बता रहा हूँ, उसका 200 DMA लेवल है। एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप सोचे तो इसमें ट्रेंड रिवर्सल बनता है, जिसका 2 टारगेट है, 714 और 702। अगर सेल बनता है तो 714 और 702 के स्टॉप टारगेट के लिए प्ले करे, स्टॉप लॉस मेंटेन करे 745। ओके, मेरा टारगेट यहाँ पर 685 के करीब का बनता है। मुझे लगता है कि ये चूंकि कमजोर रहा है, तो ये हालांकि शायद नए लोज भी बनाएगा, 650 या इसके नीचे भी जा सकता है। देखिए 680 685 ये पोजिशनल टारगेट इंटैक्ट है ना, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन चूंकि मैं एक्सपायरी की तरफ की सोच रहा था, तो मैंने इसको छोटा टारगेट दिया। तो ये इमीडिएट अगले 2-3 दिनों के लिए इमीडिएट टारगेट बनता है। किरण जाधव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण, आप क्या देख रहे हैं कमिंस पे? कमिंस वीक चार्ट स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि हमने जो बड़ी गिरावट 880 से लेके 660 देखी, वो पुल बैक रैली प्रदीप जी सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन ही देखने को मिली है। तो ये जब एक फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन खत्म होती है और वापस यू टर्न ले लेता है, तो ये बिगिनिंग ऑफ द फॉल रहता है। और मेरा मानना है कि ये जो आप लेवल्स बोल रहे हैं कि करीबन 688 680 ये पहले टारगेट्स मान के चलने चाहिए, पर 660 के लेवल्स भी वापस एक बार देखने को मिल जाने चाहिए, जो कि डबल बॉटम के करीब आ जाते हैं। ओके, तो ये कॉल है फिलहाल यहाँ पर आपके लिए। 685 तक के टारगेट इवेंचुअली आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं कमिंस पर ये कॉल आता हुआ। इस बीच 2:30 बज चुके हैं, तो हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि 230 ट्रेड एट 230 आज का कौन सा है वो ट्रेडिंग आइडिया, राहुल शाह बताएंगे। राहुल बताइए। आई थिंक प्रदीप जी, मैंने देखा है कि एनबीएफसी स्पेस के अंदर अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है, तो उसमें से मैंने शॉर्ट ट्रेड चुना है उज्जीवन फाइनेंशियल्स में। स्टॉक में वीकनेस अच्छी खासी देखने को मिली है, और शॉर्ट से बिल्टअप देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। तो मुझे लगता है कि 329 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना चाहिए 309 के लक्ष्य के लिए।
309 के टारगेट के साथ उज्जीवन फाइनेंशियल्स पर शॉर्ट करने की राय इस समय आ रही है। यह है इस वक्त का ट्रेड एट 230। किरण, उज्जीवन के चार्ट पे आप भी नजर डालिए। करेक्टिव मूव है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस कॉल से, और मेरा मानना है कि जो अच्छा खासा बेस है उसके करीब आज ये स्टॉक देखने को मिल जाना चाहिए, जो कि है 312 310 ये लेवल्स टारगेट मान के चलने चाहिए। जी प्रदीप जी, अगर आप पूरे एनबीएफसी स्पेस को देखते हैं तो पिछले महीने के मुकाबले इस वक्त जो उनकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो लगभग 60 बेसिस पॉइंट जो बढ़ चुकी है, तो उस वजह से लगभग 11% के आसपास ये लोग बोरोइंग कर रहे हैं और वो आपको सारा चार्ट्स में दिखेगा। आई विश कि ये लोग जर्मनी से बोरो कर पाते। वहाँ पर जो जर्मन बुंड है उसकी यील्ड आज ही नेगेटिव हुई है, लेकिन हमारे देश में जाहिर है कि यहाँ पर कॉस्ट बढ़ी है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एनबीएफसी में जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, बड़े शॉर्ट्स बनते हुए एक सेगमेंट साफ तौर पे पकड़ा है इस समय। लोगों ने ऐसा लगता है, राजेश कोई स्टॉक है यहाँ पे भी आपकी नजर में? प्रदीप जी, जो आपने उज्जीवन की बात की, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा रनअप हुआ है। 280 से लेकर 340 345 318 करंट मार्केट प्राइस है। 345 से ये गिरा है 318। मुझे लगता है ये फॉलोअप सेलिंग में है। स्टॉप लॉस करीबन 328 के आसपास ही मेंटेन करें। मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल तक या ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक 302 का टारगेट होना चाहिए। 302 ये इसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है देन इन दैट केस देयर विल बी ए क्रैक अप टू 280। एक और शेयर पर नजर डालिए सतपुते साहब, अदानी एंटरप्राइजेस इस वक्त ये हफ्ते के लो पे चल रहा है जहां तक कि इसके प्राइस की मुकाबला है, और इसका ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है। जरा देखिए इस वक्त चार्ट्स क्या बताते हैं इसके बारे में। देखिए, आपने सही फरमाया, इसमें ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है 20% और अहेड ऑफ दिस एक्सपायरी, और शॉर्ट भी बहुत ज़्यादा हेवीली हो रहे हैं, एग्रेसिवली हो रहे हैं। मुझे लगता है काउंटर में जितनी रैली होनी थी वो हो चुकी है, और अब जो रैली हुई है 110 से लेके 150 तक, इसको ये रिट्रेस करेगा तो करीबन 20 रुपये का करेक्शन अगर हम सोचे तो मुझे लगता है इसका इमीडिएट जो टारगेट होगा वो 130 का होगा, यानी स्विंग के हिसाब से। लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मुझे लगता है 124 तक का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होता है। तो 130 124 के टारगेट के लिए सेल करे विद स्टॉप लॉस ऑफ से रफली अबाउट 137। जी जादव साहब, अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस को अपने चार्ट्स पे देख रहे हो तो इसके बारे में आपकी कोई राय? भी करेक्टिव मूव दिखा रहा है, और शैलेंद्र जी इधर से शॉर्ट पोजीशंस अगर किसी के है तो 137 के स्टॉप लॉसेस के साथ रखे। मेरा मानना है कि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में आपको 130 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए इस काउंटर पे। किरण जी, आप हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़े, हम लोग बात कर रहे थे कि इस एक्सपायरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या लक्ष्य होना चाहिए। पिछले 2-3 दिन से गिरावट देख रहे हैं, आगे 2-3 दिन का आपके पास क्या व्यू है खासकर निफ्टी पे? देखिए, 11,300 एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, ये टूटने की संभावना बहुत कम है। हम बेस के बहुत नीचे आए। वर्स्ट के सिनेरियो में मानता हूं कि 11,250 तक आ जाएंगे, वो स्नैप मूव रहेगा, पर वापस एक बार पुल बैक देखने को मिल जानी चाहिए। तो मेरा मानना है कि 11,300 11,250 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये टूटने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर हम इस 2 दिन इधर या आज या कल का दिन अगर इसी लेवल्स के ऊपर गुजारते हैं तो मेरा मानना है कि वापस हमें एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा, जो कि 11,400 के करीब ले जा सकता है। तो 11,230 के जिस लेवल की बात मैं कर रहा था, किरण भी उससे सहमत नजर आते हैं। उसी रेंज में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा। पहले 11,300 और फिर 11,250 या 11,230 जो लेवल आप नजर में रख सकते हैं। एक स्टॉक जिस पर आज हमारी नजर बनी हुई है वो है जेट एयरवेज। शुरुआत से ही यहाँ पर सुबह सुबह ऐसी खबरें आने लगी थी कि आज की बोर्ड मीटिंग में कोई खास फैसला लिया जा सकता है। इस समय बोर्ड मीटिंग चल रही है। स्टॉक अगर आप देखें तो फ्लैट शुरुआत के बाद रिकवर हुआ और इस समय मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है कमजोर बाजार में। जानकारी ये मिल रही है कि नरेश गोयल अपनी हिस्सेदारी घटा सकते हैं। इस बारे में और जानकारी देते हैं हमारी संवाददाता सिल्की सिंह। इस समय इस पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। सिल्की, बताइए क्या खबर है आपके पास? जी, सुबह 10:30 बजे से बोर्ड बैठक यहाँ पे जेट एयरवेज की शुरू हो गई है और जैसा हमें अपने सूत्रों से पता चला है उसके हिसाब से नरेश गोयल जो कि फाउंडर चेयरमैन है वो स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हो गए हैं। साथ ही बोर्ड से स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हो गए हैं और साथ ही उनकी जो हिस्सेदारी है वो 9.9% तक करने के लिए भी वो तैयार हो गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बैंकर्स जो हैं वो एक ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं बोर्ड में और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं
जिसमें से SBI के पूर्व जो MD रह चुके हैं श्रीनिवासन विश्वनाथन, उनके इंडक्शन को भी लेकर सूत्र बता रहे हैं कि उनका इंडक्शन भी हो सकता है। तो एक नई मैनेजमेंट का गठन किया जाएगा। साथ ही जो लेंडर्स हैं वो 1500 करोड़ की जो इंटरिम फंडिंग, जिसके लिए जेट एयरवेज काफी लंबे समय से इंतजार में है, वो फंडिंग भी जो है वो लेंडर्स दे सकते हैं। इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ और भी डायरेक्टर्स हैं जिनका इस्तीफा चाहते हैं, जिन्हें बोर्ड से हटाना चाहते हैं लेंडर्स। तो ये तमाम जानकारी हमें अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि बोर्ड मीटिंग जो है वो अब समाप्त होने के बिल्कुल करीब है और किसी भी वक्त बाहर आकर उनकी तरफ से वहां से क्या जानकारी मिलती है वो आप हासिल कीजिए। बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद क्या कुछ निर्णय निकल कर आए, हम आपके पास फिर से लौटेंगे और वो अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जेट एयरवेज इस समय ऐसी स्थिति में है जहां पर जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला लेना बेहद जरूरी है। कुछ ही जहाज अब रह गए हैं जो काम कर रहे हैं। और शैल जी, मैं इस होली के दौरान वाराणसी गया था। मेरा आप जेट एयरवेज से गए थे? जेट एयरवेज तो मैंने भूल के भी उससे टिकट नहीं कराई थी, लेकिन जेट एयरवेज मुझे याद है पहली प्राइवेट एयरलाइन थी जो उस शहर से शुरू हुई थी। और इस बार एक भी उड़ान नहीं थी किसी भी शहर के लिए जो वाराणसी से निकल रही हो, क्योंकि बहुत सारे शहरों से कोई भी उड़ान नहीं बची है। सारी उड़ानें मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते इन्होंने 13 जो ओवरसीज उड़ानें हैं वो भी बंद कर दी। चलिए मैं इस पे एक प्रश्न पूछता हूँ सतपुते साहब से और जाधव साहब से। राजेश जी, ये अक्सर देखा गया है कि अगर एक स्टॉक जो है वो बहुत ही परेशानी में है और पिछले 5-7 साल उसके बहुत बुरे बीते हैं, तो कितनी भी बुरी खबर क्यों ना आए वो स्टॉक बढ़ता ही है। अगर आप जेट को 210 से देखें, इसमें हर तरीके की खबर आ चुकी कि भाई प्लेन जो हमारे 125 थे वो अब 41 रह गए, जो हमारी 20 बाहर की उड़ानें थी उनमें से 13 रद्द हो गई, और इस वक्त जो है मैनेजमेंट भी उसमें फेरबदल हो सकती है। हो सकता है कि नरेश गोयल साहब अपना इस्तीफा दे ही दें। आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे जेट एयरवेज के बारे में? देखिए, दो चीज़ें हैं। टेक्निकल में हम लोग बेसिकली जहाँ पे न्यूज़ होता है, न्यूज़ ड्रिवन होता है, वहाँ पे टेक्निकल ज़्यादातर चलता नहीं है जी। लेकिन चूंकि हम बीइंग एन एनालिस्ट हमें लेवल्स देखना पड़ता है, तो जेट कौन से लेवल के बाद अट्रैक्टिव हो जाएगा। आई थिंक 260 के ऊपर अगर ये चला जाता है देन इन दैट केस मुझे लगता है जेट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तब तक मुझे लगता है गोयल जी का अगर रेजिग्नेशन है या जो भी है वो स्टेप डाउन होंगे, वो सब एक्सेप्ट हो जाएगा। और तब तक मुझे लगता है क्लैरिटी हो जाएगी कि यहाँ से बाय करना है। तो 260 के ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो मुझे लगता है 260 के ऊपर 360 350 ये इसका टारगेट अनफोल्ड होगा और आप देखोगे बहुत ही जल्दी आ जाएगा जी। तो 260 के आसपास के का लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। तो रही बात जो इवेंट चल रहा है, जो न्यूज़ चल रहा है, तो इसको किस तरह से प्ले करें। तो देखिए 240 का 260 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। तो 260 तो अगर न्यूज़ पॉजिटिव होता है तो 260 कल परसों में ऐसे ही निकल आएगा। वो एक्सपायरी नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। तो 240 का जो कॉल है वो 3 रुपये में मिल रहा है। 2200 का लॉट है, ये रिस्क है। तो अगर ट्रेडर को करना है, क्योंकि फ्यूचर में तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो अगर ट्रेडर को ये कॉन्ट्रा लॉन्ग करना है तो 240 का कॉल बाय करे, जो कि करीबन 3-3.25 रुपये के आसपास मिल रहा है। ऑब्वियसली सिंस वी आर हेडिंग फॉर द एक्सपायरी, स्टॉप लॉस का काम नहीं है, यहाँ पे स्टॉप लॉस वर्क भी नहीं करेगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि जेट में आज की तारीख में सबसे सेफ स्ट्रेटेजी है। ओके, तो जेट पर आप ये रणनीति बनाकर चल सकते हैं।